मधुरेंद्र, मैं न्यूज नेशन से। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के ठीक पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जो कृष्ण की चेतावनी है, उन पंक्तियों को सामने रखा गया और कहा गया कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। कल शिव तांडव स्रोत के जरिए दुश्मन को संदेश दिया गया था और आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की इन प्रमुख पंक्तियों के जरिए ये किस तरह के डिटरेंट को क्रिएट किया जा रहा है, किस तरह के मैसेज को दिया जा रहा है, इसको थोड़ा इलेबोरेट करके अगर आप बताएं तो जाहिर तौर पर ये संदेश और व्यापक तौर पर जाएगा। ऑलराइट, चूंकि आपने शुरू किया श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से, हमारे राष्ट्रकवि रहे हैं, और क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। एलसी पर अखनूर सेक्टर से जहां से जंग लड़ी गई वहां इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ इस जंग को लड़ने वाले कमांडिंग ऑफिसर मौजूद हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब आपने यहां से मोर्चा संभाला, किस तरह से यहां जो मौजूद वेपन्स हैं, मैं देख रहा हूं आर्मर्ड और खासतौर पर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इन्होंने दुश्मन पर कहर बरपाया, उनके ठिकाने तबाह किए। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा, जो इक्विपमेंट आप सामने देख रहे हैं, ये बहुत ही एक आले दर्जे का इक्विपमेंट है और ये बिल्कुल प्रिसाइज एंगेजमेंट, चाहे अगर मैं कहूँ तो 75 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक ये बिल्कुल सटीक वार कर सकता है और दुश्मन के किसी भी, चाहे वो हार्डन टारगेट हो या फिर इन्फेंट्री ओपन में, उसको बर्बाद कर सकता है। तो इसीलिए सेम इक्विपमेंट जो आपके सामने है, इस इक्विपमेंट को यूज़ में लाया गया था, जो कि दुश्मन के जो भी बेसिस हैं, जो भी एलओसी के पार जितनी भी इनके लॉन्च पैड्स हैं, यहाँ से कि टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करते हैं, स्पेशली उनको टारगेट किया गया था, सो दैट कि वो आगे से एक सबक ले सकें कि यहाँ से फिर और इन्फिल्ट्रेशन ना हो। पाकिस्तान में घुसकर उसके पाले आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। 25 मिनट में आतंकी और उनके पनाहगारों को पहलगाम आतंकी हमले का जवाब मिल गया है। पीओके और इंटरनेशनल बॉर्डर पर 9 टारगेट में 21 आतंकी अड्डों को उड़ा दिया गया है। आतंकियों को उनके बिलों में घुसकर ठिकाने लगा दिया गया। आधी रात को भारत के इस हमले से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। आतंकियों ने कहा था पीएम मोदी को बता देना, अब पीएम मोदी ने पूरे पाकिस्तान को बता दिया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर अंधाधुंध फायरिंग की है। पाकिस्तान ने लगातार 13वें सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर न केवल भारत को उकसा रहा है, बल्कि भारतीय जमीन पर निर्दोष लोगों को निशाना बना रहा है। शेलिंग के बाद न्यूज नेशन पीओके से लगे आखिरी गांव सलामाबाद पहुंचा तो वहां जो दिखा वो दर्दनाक है। पाकिस्तान के आर्टिलरी से सीमा से सटे आम नागरिकों के घरों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के शेलिंग से हिंदुस्तान के सरहदी इलाकों में रहने वाले लोग परेशान हैं। ये कितने बजे हुआ? सर ये 3 बजे हुआ सर। 3 बजे हुआ? 3 बजे सर। तब आप लोग सो रहे थे? ना, हम लोग यहाँ से भाग गए थे उसी वक्त। जैसे ये जब शीलिंग हुई ना सर, जब हमें आवाज पड़ा तो हम भागे। भागने के बाद हम यहाँ से निकल गए दूसरे मोहल्ले में। बच्चे शच्चे हमने रात को निकाल दिए यहाँ से, तो मैं यहीं था। फिर जब मैं सुबह के टाइम आया तो मैंने ये सब कोई सिलसिला देखा कि मकान हमारा खत्म है। इस वक्त एलओसी के फॉरवर्ड लोकेशन पर हम हैं, जहां से लड़ी गई जंग और जहां इस वक्त भारतीय सेना मौजूद आपको दिखाई दे रही है, उसी तरह से तैनात है, उसी तरह से कॉम्बैट रोल में है, उसी तरह से कॉम्बैट पोजीशन में है, ताकि दुश्मन अगर किसी भी तरह से सीज फायर का वायलेशन करे, किसी भी तरह से भारत की संप्रभुता पर कोई आए, तो जाहिर तौर पर ये रणबांकुरे फिर से दुश्मन के खिलाफ कहर बरपाएं। और ये पूरी तैयारी इस वक्त भी आपको हम एलओसी से दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तमाम तरह के आर्मर्ड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, और साथ ही आप देखिए कि इन्फेंट्री किस तरह से तैयार है। इनके हाथों में सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, आरएल हैं, और जाहिर तौर पर इनके निशाने पर दुश्मन के वो ठिकाने हैं जो कि किसी भी वक्त जो है भारतीय सेना के सामने अपने नापाक इरादे जाहिर कर सकते हैं। से आकाश तीर ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कहा जा रहा है कि ये भारत का
ठीक वैसा ही सिस्टम स्थापित हो चुका है जैसे हमने इजराइल में देखा है आयरन डोम को? जैसा आपने ब्रीफ दिया, एक्चुअली में ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इस आकाश तीर सिस्टम ने, जो कि एक ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, इसने पिवटल रोल कैरी आउट किया है, जिससे कि जितने भी एनिमी के ड्रोन्स, उनके एयरक्राफ्ट्स हमारी टेरिटरी के अंदर एंटर किया है जिन्होंने, उनको हमने सफलतापूर्वक डिस्ट्रॉय किया है हमारे वेपन सिस्टम की मदद से। हमारा जो ये वेपन सिस्टम है आकाश तीर, ये जो समूचा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के तौर पे हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो आने वाले फीड है वो कितने क्रूशियल होते हैं, कितना लेस टाइम होता है हमारे पास और त्वरित कार्रवाई करनी होती है, जिसके तहत हम देखें तो यहाँ से आप ऑर्डर देते हैं और जो हमारे ZU-23 और L-70 जैसे गन हैं वो दरअसल एक्शन लेते हुए जो आसमान में दुश्मन का कोई भी प्रोजेक्टाइल है, ड्रोन है, उसे नष्ट कर देता है। जी, ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशल सिस्टम है। ये हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, और जो हमारे वेपन्स हैं जो इससे इंटरकनेक्टेड हैं और जो रडार्स हैं वो सब भी स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास इक्विपमेंट है। ये अर्ली वार्निंग रडार आज के समय का आधुनिक रडार है। ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें आकाश तीर सिस्टम ने सबसे अहम भूमिका निभाई है। सीमा पर मुस्तैद आकाश तीर। एरियल निगरानी करते रडार। हर हमले को नाकाम करने को L-70 गन तैयार। चौबीस घंटे निगरानी करते जवान। ये वही रणभूमि है जहां से पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम कर दिया गया, जहां से सीमा पार से आने वाले सैकड़ों ड्रोन्स को ढेर कर दिया गया। जहां से पाकिस्तान के हवाई दावों को मिट्टी में मिला दिया गया, उसी फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचा न्यूज नेशन। भारत के डिफेंस सिस्टम में जो रडार हैं दरअसल वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप ठीक सामने देखिए तो 360 डिग्री में घूमता हुआ आपको रडार दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा हमारे पास आप देखें तो अर्ली वार्निंग सिस्टम दिखाई दे रहा है, जो दुश्मन के हर हरकत पर नजर रखता है। और जाहिर तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने दुश्मन के हर हरकत पर नजर रखा, चाहे वो ड्रोन छोड़ रहा हो, चाहे वो UAV छोड़ रहा हो, चाहे किसी भी तरह के प्रोजेक्टाइल छोड़ रहा हो, या फिर आसमान के जरिए भारत के सीमावर्ती इलाकों में वो किसी भी तरह का कामिकाजी ड्रोन या मिसाइल छोड़ रहा हो। यही अर्ली वार्निंग सिस्टम है जिन्होंने दुश्मन के प्रति भारतीय सेना को आगाह किया और फिर एक एक दरअसल दुश्मन के हमले को निस्तेनाबूद किया गया। कैसे काम करता है ये सिस्टम, ये बताने के लिए हमारे साथ यहाँ फॉरवर्ड लोकेशन में ऑफिसर मौजूद हैं। सर, हमारे पीछे जो 360 डिग्री में मूव करता हुआ रडार है, ये क्या है और किस तरह से हमारी मदद करता है? ये मेरे दाहिनी साइड में आप जो ये रडार देख रहे हैं, ये एक फायर कंट्रोल रडार है, और ये रडार हमारे अर्ली वार्निंग रडार के द्वारा मिले हुए टारगेट के डाटा पर सर्च और ट्रैक करता है, और इसके साथ में लगे हुए 2 वेपन सिस्टम जो कि उस डायरेक्शन में जाके सर्च और ट्रैक करके उस टारगेट को एंगेज करते हैं और उस पर सटीक फायर करते हैं और उसको आकाश में ही बर्बाद कर देते हैं। हम आपके बगल में भी देख रहे हैं एक पर्सनल जो है वो ऑलरेडी आसमान में हर हरकत पर नजर रख रहे हैं, और साथ ही एक और रडार सिस्टम 360 डिग्री मूव करते हुए हम देख रहे हैं। ये किस तरह से इंटीग्रेट करके आकाश तीर को फीड दे देता है? आप मेरे ठीक पीछे जो एक रडार देख रहे हैं जिसका एंटीना 360 डिग्री मूव कर रहा है, ये एक अर्ली वार्निंग रडार है, और ये अर्ली वार्निंग रडार आज के समय का आधुनिक रडार है, और ये रडार अपनी लॉन्ग रेंज की काबिलियत रखता है। इस लॉन्ग रेंज की काबिलियत की बदौलत ही ये दुश्मन के टारगेट को लॉन्ग रेंज पर सर्च और डिटेक्ट कर सकता है। इस सर्च और डिटेक्ट का डाटा ये हमारे फायर कंट्रोल रडार को भेजता है, और फायर कंट्रोल रडार उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके उस
एयरबॉर्न टारगेट को हवा में ही बर्बाद करता है। आपके सवाल के ऑपरेशन सिंदूर में इसकी कितनी बड़ी भूमिका रही? ऑपरेशन सिंदूर में हमारे इन सभी रडारों ने दुश्मन की टेरिटरी से आए हुए हर एक ड्रोन, यूएवी, एयरक्राफ्ट को परफेक्टली सर्च और ट्रैक किया और उसे वहीं बर्बाद किया। बंकर टू बंकर, पोस्ट टू पोस्ट, न्यूज नेशन की टीम घूम रही है अखनूर, रजौरी और पुंछ के इलाके में, जहां से सबसे ज्यादा डेडली बैटल लड़ा गया, जहां से सबसे भीषण लड़ाई हुई। और इस वक्त हम एक एमएमजी पोस्ट पर मौजूद हैं और ये बंकर है। दरअसल आप देखिए एमएमजी यहां पर डिप्लॉय है और हम जहां से हैं दरअसल वहां से आप देखिए इसका मुहाना बेहद छोटा है, क्योंकि महज आधे किलोमीटर के भी एरियन डिस्टेंस से कम पर हम देखें तो दुश्मन बैठा हुआ है। वो दुश्मन जिसको इस पोस्ट से ऐसा सबक सिखाया गया, इस बंकर से फायर खोलकर ऐसा दहलाया गया कि वो अब तक दरअसल उठ नहीं पाया है। अब भी दरअसल भारतीय सेना के झंडे को देखकर उसके दिल कांप रहे हैं। और यहां हम उन रणबांकुरों से बात करने वाले हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लेकर तमाम कार्रवाई में हिस्सा लिया। ये बताइए साहब कि जब ऑपरेशन सिंदूर को हमने अंजाम दिया, इन्हीं इलाकों से हमने टेरर कैंप दहलाए, पाकिस्तान ने पलटवार किया, कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया? सर जी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने पहले से ही हमारा जो फायरिंग प्लान था वो तैयार किया हुआ था। हमने अपनी ट्रेनिंग के दौरान अच्छी ट्रेनिंग कर रखी थी। जैसे ही सीज फायर का वायलेशन हुआ तो उनके फायर को हमने कुछ सेकंडों के लिए जज़ब किया और वापस दुश्मन के ऊपर भारी मात्रा में फायर डाल के उसकी कैजुअल्टी की, उसके बंकरों को उड़ाया। भारतीय सेना की आर्टिलरी ने न सिर्फ दुश्मन के छक्के छुड़ाए बल्कि आतंकियों के कैंप उड़ाने के बाद जब दुश्मन ने दुस्साहस किया तो उसके बाद उनके बंकर भी उड़ाए। इस वक्त हम एलओसी पर मौजूद हैं और यहाँ फॉरवर्ड पोस्ट से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमारे गन्स ने मोर्चा संभाला और गोली का जवाब गोला से दिया गया। इन्हीं गोला से दरअसल दुश्मन के बंकर उड़ते नजर आए, उसके परकच्चे हमने देखे कि किस तरह से भारतीय सेना ने उड़ा दिए। इस वक्त हम इस गन पॉइंट पे मौजूद हैं। यहाँ तमाम अलग अलग आर्टिलरी पॉइंट पर कहीं 105, कहीं 125 और कहीं 155 जैसे हमारे जो गन हैं वो मौजूद हैं और जाहिर तौर पर इनका एक अलग कोलैबोरेशन दिखाई दिया। खासतौर पे आप देखिए तो जो एडी गन्स हैं उन्होंने जब मोर्चा संभाला तो देखिए तो दुश्मन के जो बंकर हैं वो धुआं होते नजर आए। और यहाँ इस वक्त हम आपको एक्शन में दिखा रहे हैं कि किस तरह से दरअसल हमारे जवान जो हैं वो पूरी तरह से आप देखिए लगातार ड्रिल अभी भी कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और जाहिर तौर पर ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, लिहाजा तैयारी पूरी तरह से है कि दुश्मन अगर किसी भी तरह की नापाक हरकत करता है तो जवाब इसी तरह से दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर किस तरह से गोले लोड हो रहे हैं और सीधे तौर पे टारगेट पे दुश्मन के जो ठिकाने हैं वो लगातार बने हुए हैं। अग्रिम ठिकाने तमाम ध्वस्त हो चुके हैं, बावजूद इसके जो अभी भी दुश्मन की हरकत है उस पर निगाहबानी। ऑपरेशन सिंदूर के पहले तो यहाँ पाकिस्तान के झंडे दिखते थे, अभी भी वो झंडे नहीं गाड़ पाए हैं, अभी भी झंडे नहीं लग पाए उनके, अभी भी कोई झंडा नहीं लग पाया है उनका। अभी भी डर का और खौफ का साया है, बढ़ता जा रहा है डर का साया और खौफ जो है अभी भी पाकिस्तान का खत्म नहीं हुआ है। भारतीय नेवी में शामिल होने के लिए तैयार नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान भी सबसे ज्यादा चर्चा अगर किस चीज की रही है तो राफेल एम की रही है। राफेल एम की बात करें तो ये दरअसल अपनी युद्धक क्षमता के लिए जाना जाता है क्योंकि इसमें सुपरसोनिक गति, अत्याधुनिक रडार, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इसके अलावा आप देखिए तो स्कैल्प क्रूज मिसाइल, मेटियोर, एयर टू एयर मिसाइल और हैमर जैसी स्मार्ट वेपनरी से लैस है। हिंदुस्तान की सेना पारंपरिक जंग में दुश्मनों को धूल चटाती आई है, लेकिन रूस और यूक्रेन जंग को देखते हुए वक्त रहते ही भारत की सेना सचेत हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक और फ्यूचर वॉरफेयर को और भी मजबूत बनाने में जुट गई है। न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इन तैयारियों को लेकर बेहद जरूरी जानकारी साझा की। तो जैसा हमने देखा कि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, इसमें हमें पता लगा कि जो नए नए इनोवेशंस हुए हैं वो बहुत महत्व रखते हैं और इन चीज़ों में हम देखते हैं नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, जो यूएवीज़ हैं, काउंटर यूएवीज़ हैं, एयर डिफेंस है। इन चीज़ों को अगर हम देखें तो ये आगे आने वाले दिनों में ये बहुत जोर देंगे, महत्व रखेंगे। FICV हो गया, FRCV हो गया, जोरावर लाइट टैंक हो गए, उसी प्रकार से जैसे आपको पता है K9 वज्रा अभी हम लोगों ने निजात किया है। पिनाका में आपने देखा है कि नए नए एम्युनिशन जो हमने उसमें किए हुए हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि आत्मनिर्भरता के तहत जितना भी हम यहाँ डेवलप कर पाएँ हम उसको डेवलप करेंगे। जनरेशन फाइटर जेट एमका की तैयारी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एयर वाइस मार्शल GS चौहान साहब हैं। चौहान साहब, 5th जनरेशन फाइटर जेट की भारत बात कर रहा है और एमका हमारे ठीक पीछे एक प्रोटोटाइप के तौर पे तैयार दिखाई दे रहा है। किस तरह का एक्सपेक्टेशन एमका से किया जाना चाहिए? ठीक है, एक्सपेक्टेशन जैसे आपने कहा कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की कुछ खासियत होती है। तो ये एम है कि हमारा कि अगले जो 5
7 साल में जब जहाज निकलेगा तो इसके अंदर वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एलिमेंट्स होने चाहिए जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में होते हैं। तो इसीलिए अगर आप डिज़ाइन देख रहे हैं तो डिज़ाइन बिल्कुल बाकी जहाज़ों से अलग है, तो उसकी कुछ ना अपने खूबियाँ हैं। अगर आप देखिए इसमें तो जो है वेपन जो है वो अंदर जो है जहाज़ के अंदर लगे होंगे, कुछ वेपन्स बाहर जो बाकी जहाज़ों में सिर्फ बाहर दिखते हैं, इसमें अंदर भी लगे होंगे। तो वो होने की वजह से जो है, और एवियोनिक्स, वेपन सूट, आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, ये सारी जो चीज़ें हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। तो वो सारे के सारे एलिमेंट इसमें आपको देखने को मिलेंगे जब जहाज रोल आउट करेगा। इस वक्त हम आपको एक्शन में ब्लैक हॉर्नेट दिखा रहे हैं। हमारे ठीक पीछे देखिए स्वार्म ड्रोन से थोड़ा सा बड़ा साइज आप देख रहे हैं ब्लैक हॉर्नेट, और इसका जो अगला हिस्सा है वहां पर लगा है एक ऐसा कैमरा जो कि इंट के लिए बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो ग्राउंड पर हो या फिर आप देखिए किसी भी जगह इंटरवेंशन के लिए अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसके लिए हो। तो ये ब्लैक हॉर्नेट जिसका इस्तेमाल आपने देखा शनिवार को जब मारने का वीडियो सामने आया तो ब्लैक हॉर्नेट ही था, जिसके जरिए हमने देखा कि किस तरह से शनिवार जो बिल्डिंग के भीतर बैठा था उसके विजुअल्स निकल कर आए थे। उतार दिया है। K9 वज्र के बाद अब मोर्चा संभाला है T90 ने, और ये देखिए मिसाइल फायर, यहाँ सामने आप ATGM का फायर देख रहे हैं। ATGM का फायर है T90 से जो अपने टारगेट को हिट करता हुआ सामने दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरह से इसने सामने दुश्मन के ठिकानों को पूरी तरह से उड़ा दिया है। उड़ता हुआ धुआं आसमान की ऊंचाइयों तक आपको दिखा रहा है कि कितना सटीक निशाना था। और इस तरह से आप देखिए तो दरअसल ATGM का फायर आपको यहाँ से होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच गोले बरसाते हुए 125 mm के T90 टैंक बेहद सटीक निशाना लगाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसके ठीक बाद इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल मूव करे तब तक आप देखिए एक और मिसाइल फायर अपने टारगेट को लॉक करता हुआ, और ठीक सामने देखिए किस तरह से अपने टारगेट को लॉक करते हुए बेहद प्रिसीजन स्ट्राइक को आप देख रहे हैं जो इस वक्त T90 का यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। दुश्मन के सामने सीधे तौर पर हिमालय जैसी ऊंचाई को छूने वाली है। और यहां से ऑपरेशन करने के लिए हर वक्त हमारे फाइटर जेट के साथ साथ फाइटर हेलीकॉप्टर तैयार नजर आ रहे हैं। समंदर का वो शहंशाह जिसकी धमक से चीन से लेकर पाकिस्तान तक हिल जाएंगे, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर जब लहरों पर उतरेगा तो समंदर में भारत की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। आज हम आपको लेकर चलेंगे IAC विक्रांत के बैटल स्टेशन पर, दिखाएंगे आधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम और वो रनवे जिस पर उतरेंगे फाइटर जेट्स। इस वक्त हम मौजूद हैं समंदर के शहंशाह के साथ। जी हां, ये है एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत जो कि 75% स्वदेशी है, भारत की शान है, भारत की आन है, और समुद्री ताकत के तौर पर देखें तो दुनिया के सबसे बेहतरीन टॉप 5 कंट्री में भारत को शुमार करने के लिए तैयार नजर आ रहा है। दुनिया की सबसे घातक एंटी शिप मिसाइलों में गिने जाने वाली बराक IAC विक्रांत के बारूदी तरकश का सबसे अहम हिस्सा होगी। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर दुनिया के सबसे बेहतरीन बराक मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया है। यहाँ पर हमारे राइट साइड में जो आप स्पेस देख रहे हैं, इस स्पेस में 2 VLU है, यानी वर्टिकल लॉन्चिंग यूनिट, और एक VLU में 8 मिसाइल, यानी यहाँ तकरीबन अंदर 16 मिसाइल। और ठीक इस एयरक्राफ्ट कैरियर के अपोजिट साइड में भी इसी तरह के 2 VLU हैं, यानी वहां भी बराक के 16 मिसाइल हैं, यानी 32 मिसाइलों के साथ ये लॉन्च करने की कैपेसिटी रखता है, दुश्मन के खिलाफ प्रहार करने की कैपेसिटी रखता है। बराक मिसाइल के साथ ही साथ IAC विक्रांत पर हेवी गन भी होंगी जो समंदर में दुश्मन के जहाज या फिर अटैक फ्रिगेट्स को राख कर देगी। न्यूज नेशन रिपोर्टर मधुरेंद्र आपको बताएंगे क्या खास है IAC विक्रांत के गन बैटल स्टेशन में।
इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर हर डेक के अगर आउटर स्पेस में आप देखें तो गन सिस्टम लगा हुआ है और ये गन सिस्टम दरअसल क्लोज डिस्टेंस में दुश्मन को टारगेट करने के लिए है, जैसे कि SRCG 630 जैसे गन सिस्टम लगे हैं जो कि 4 से 6 किलोमीटर के रेंज में दुश्मन पर प्रहार कर सकते हैं और दुश्मन अगर क्लोज डिस्टेंस में आता है तो बिल्कुल टारगेट को प्रिसीजन हिट करने की ताकत रखते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मिसाइल सिस्टम के साथ साथ गन सिस्टम से भी दुश्मन के ऊपर हावी होने के लिए दमदार बनाता है। दुश्मनों को मात देने की तैयारी। 15,000 फीट पर सेना का वॉर एक्सरसाइज। अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी सीमा के लिए भारतीय सेना इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की तैयारी कर रही है। इन प्रिंसिपल इसकी मंजूरी भी हो चुकी है और इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप इसलिए क्योंकि जो इन्फेंट्री है, जो भारतीय सेना है और भारतीय सेना के साथ साथ हम दिखाएं कि भारतीय वायुसेना है, उनके बीच में एक बेहतर कोलैबोरेशन हो जिससे युद्ध क्षेत्र में अगर हवाई सपोर्ट की ज़रूरत हो तो बेहतर तरीके से भारतीय सेना को मिल सके। और इसीलिए इस तरह की इंटीग्रेटेड तैयारी का दृश्य जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं। असम हिल्स पर इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड, जहां से दुश्मनों को मात देने के लिए तैयारी हर वक्त जारी है, जिसमें दुश्मनों पर हमले से लेकर उसके एंटी टैंक मिसाइल तक को नेस्तनाबूद करने के कौशल को दिखाया जा रहा है। हमारे ठीक पीछे आप हाई एल्टीट्यूड पर इंटीग्रेटेड डिफेंडेड लोकेलिटी देख रहे हैं, जहां पर एग्रेसिव ट्रेनिंग के साथ साथ एग्रेसिव पोस्चरिंग भारतीय सेना की आप देख सकते हैं। किस तरह से इस हाई एल्टीट्यूड में भारतीय सेना दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार होती है, इसे आप देखिए। और ये भारतीय सेना का स्वरूप आप देख सकते हैं LAC पर, अरुणाचल की सीमा पर, और इसे देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से भारतीय सेना दरअसल किस स्वरूप में यहाँ पर विद्यमान है और किसी भी चुनौती से सामना करने के लिए तैयार है। और सामने देखिए दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभालते हुए सेना का जवान आपको दिखाई दे रहा है और साथ ही दुश्मन को यहाँ पर ढेर करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं चीन और भारत से LAC अरुणाचल प्रदेश में किस तरह से हाई एल्टीट्यूड में है और यहाँ पर सैन्य बल हमारा तैयार हो रहा है। इस सैन्य बल की तैयारी का दृश्य यहाँ पर आप देखिए और सहज अंदाजा लगाइए कि किस तरह से सेना के जवान दरअसल सबसे बड़े युद्ध क्षेत्र में, सबसे बड़े रण क्षेत्र में, सबसे दुरूह रण क्षेत्र में जो है इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं और सामने लिखा हुआ है किल और बी किल्ड।